बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 जो कि मैक्रोमोलेक्यूल्स का है उसके अंदर से सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। बेटा प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किए थे इसके चार टाइप्स जिसके अंदर सिंथेटिक पॉलीमर्स पीवीसी, पीवीए, पॉलीस्टाइरीन वगैरह हम लोग डिस्कस किए थे ना बेटा। अभी हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें अगला जो है ना वो हमारे पास है पॉलीस्टाइरीन रीजन्स। अब ये जो पॉलीस्टाइरीन रीजन्स होती है ना बेटा, इनके अंदर बुनियादी तौर पर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था एडिशन पॉलीमराइजेशन को और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को। अगर याद हो हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था एडिशन के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने कंडेंसेशन में डिस्कस किया था बेटा रिमूवल होता है छोटे से मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर भी जो चीज है वो यही है कि जब इनकी पॉलीमराइजेशन होनी होती है उस पॉलीमराइजेशन के दौरान में छोटे से मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। इस वजह से ये जो हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर पॉलीस्टाइरीन रीजन्स है बेटा, ये बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ही कंप्लीट होता है। अब इसमें एक जो है वो टर्पथैलिक एसिड है, टर्पथैलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हम लोगों ने करना ये है इसकी पॉलीमराइजेशन अगर करनी हो तो इधर से OH इधर से ये मिलेंगे, मिलकर निकल जाएंगे। अब जब ये मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पीछे जो चीज बचती है इधर HOC डबल बॉन्ड O बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 OH। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहां से OH निकला कार्बोनाइल के अंदर से, तो OH की वजह से बेटा कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव का चार्ज, ये ऑक्सीजन के ऊपर से निकला हाइड्रोजन तो निकला नेगेटिव का चार्ज। फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड कर लेंगे और ये जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, एस्टर बॉन्ड कहलाता होता है। तो ये एस्टर लिंकेज के थ्रू जो होगा ना वो कंप्लीट, जिसमें कार्बोनाइल ऑक्सीजन और उसके साथ दोनों साइडों के ऊपर कार्बन होंगे, वो बेटा एस्टर लिंकेज कहलाता है। इस तरीके से ये मिलेंगे, मिलकर बेटा लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये तो आ गया एक मोनोमर इथाइलिन ग्लाइकोल का, एक ही मोनोमर टर्पथैलिक एसिड का आया। अगर इन्होंने आगे कंटिन्यू करना हो तो आगे कंटिन्यू करने के दौरान में बेटा इधर से OH का सॉरी H निकलेगा, इधर से OH निकलेगा। तो ये H और OH मिलकर उसी तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे और वो जो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा फिर इसके साथ आगे मजीद मोनोमर्स जुड़ते हैं। इसके अगर हम लोग जो होगा रिपीटिंग यूनिट उसकी बात करेंगे तो ये बेटा इतना इसका रिपीटिंग यूनिट होगा और इसको हम लोग जस्ट एंड ओनली N के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी रीजन क्या है, पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने N-1 रिपीटिंग यूनिट के साथ मेंशन किया था, अभी सिर्फ और सिर्फ N लगा रहे हैं। उसकी रीजन बेटा ये होती है कि ये जो N है ना ये उस टाइम लगाते हैं जब एक पूरे का पूरा रिपीटिंग यूनिट उन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है। N-1 इसलिए लगाया था कि एक मोनोमर का कुछ हिस्सा उस रिपीटिंग यूनिट के बाहर इधर वाली साइड पर था और एक मोनोमर का कुछ हिस्सा इस वाली साइड पर मौजूद था। तो उनके उस रिपीटिंग यूनिट के साइड के ऊपर मौजूद होने की बुनियाद के ऊपर N-1 लगाते हैं। अदरवाइज जो होगा इसको सिंपली हम लोग N लगा देंगे, जितने N बढ़ते जाएंगे उतनी ही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उसकी बेटा इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद पॉलीस्टाइरीन के जो यूजेस है, यूजेस में ये होता है कि इसको क्लॉथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लॉथिंग मतलब ऐसे कपड़े बनाते हैं इसके जरिए से, इसको ना हम लोग कॉटन में मिक्स कर देते हैं या फिर वो जो सर्दियों के अंदर मौजूद हमारे ऊन के बने हुए कपड़े होते हैं उसके अंदर भी मिक्स कर लेते हैं। उनके अंदर मिक्स करने के बाद इसकी वजह से जो हमारे ड्रेसेस होते हैं ना उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा ऐसे कपड़े तैयार होते हैं जो जल्दी से ड्राई होते हैं, यानी कि जो बड़ी जल्दी से खुश्क हो जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा उन्हीं कपड़ों में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर श्रिंकिंग एबिलिटी भी कम होती है
और उसके अलावा जैसे हम लोग कहते हैं इस्त्री वगैरह करते हैं उसको, तो उसके ऊपर से वो जो बल्ब वगैरह आए होते हैं वो उतर जाए। लेकिन इनके अंदर ये जो पॉलीस्टाइरीन रीजन्स वाले होते हैं, उन क्लॉथ्स के अंदर जो होता है ना, वो इकट्ठा करने के ऊपर ज्यादा बल नहीं आते। ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। ठीक है। इसके बाद ये जो होता है ना ब्लेंडेड विद कॉटन, इसको हम लोग कॉटन के साथ मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद कपड़े तैयार करते हैं। उसकी रीजन बेटा हम लोगों ने वही डिस्कस की है कि ज्यादा ड्यूरेबल कपड़े बनाने के लिए, यानी कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा लंबे अरसे तक रह सके, वो बनाने के लिए। उसके अलावा जो जल्दी ड्राई हो जाए वो बनाने के लिए, और अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस बनाने के लिए हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फॉर मेकिंग वाटर टैंक्स, पानी के जो टैंक, जो हमारी टैंकियां होती है ना जो घरों में रखी होती है, वो बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर टैंक्स बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बेटा ये इनके अंदर एबिलिटी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस की है कि वाटर को अपने अंदर से ज्यादा गुजरने नहीं देते। ठीक है। इसी बुनियाद के ऊपर ये जो वाटर टैंक्स होते हैं उनकी लीकेज को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो लीकेज ना कर सके, और उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग हो, और धूप के अंदर भी अपनी खसूसियात को बरकरार रख सके। इसी बुनियाद के ऊपर इनको हम लोग वाटर टैंक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो पानी की टंकियां वगैरह होती है ना, उनमें ड्रम वगैरह में जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, उनमें हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, पोली अमाइड वाला। अब पोली अमाइड जो होता है ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ही होता है। इस कंडेंसेशन के दौरान में एक एडिपिकेशन, और दूसरा हमारे पास होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइड। ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं, आपस में मिलते हैं पॉलीमराइजेशन करने के लिए। और ये जो पॉलीमराइजेशन होती है ये बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होगी, और इसी कंडेंसेशन के दौरान में ये आगे लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं। अब इनको अमाइड का नाम क्यों देते हैं? अमाइड का नाम देते हैं बेटा, हम लोग ये यहाँ पे मौजूद जो नाइट्रोजन है ना, उसके साथ मौजूद जो हाइड्रोजन है उसकी बुनियाद के ऊपर ही इसको अमाइड का नाम देते हैं। और बुनियादी तौर पर ये पेप्टाइड लिंकेज जो होगा ना वो शो कर जाते हैं, जो कि इनकी एक स्पेशल वाली प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है। और यही जो पोली अमाइड होते हैं ना, ये पोली अमाइड जो होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक सिंथेटिक पॉलीमर है, जो कि बेटा है हमारा नाइलॉन 66। ये नाइलॉन 66 फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। इससे पहले नाइलॉन 66 की प्रोडक्शन से पहले जो साइंटिस्ट थे या जो डेली लाइफ गुजारने वाले लोग थे, वो ज्यादातर सिल्क को कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो अच्छी क्वालिटी के कपड़े वगैरह होते थे वो बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही नाइलॉन 66 की डिस्कवरी हो गई सिंथेटिक पॉलीमर्स की, अराउंड अबाउट 1935 के अंदर, WH कैल्थर्स नाम का साइंटिस्ट था, जिसको हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था बेटा, तो उसी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसने और उसके कंपेनियंस जो थे इसके साथी, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करवाई थी। उसके बाद फिर यही जो नाइलॉन 66 है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट एक सिंथेटिक पॉलीमर के तौर पर जाना जाता है। फिर बेटा यही जो नाइलॉन 66 है, इसके अलावा एक और नाइलॉन भी प्रोड्यूस करवाया गया था जो था अराउंड अबाउट 510, लेकिन उसको ज्यादा पजीराई नहीं थी मिली, और वो ज्यादा पब्लिकली अनाउंस नहीं हो सका। ठीक है। फिर यही जो नाइलॉन 66 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, जो कि सिंथेटिक पॉलीमर होता है। और इसके अंदर इसकी इलास्टिसिटी की बुनियाद के ऊपर, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर, और इसकी ड्यूरेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर इसको डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि प्लास्टिक की चीजें वगैरह बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसी चीजें बनाने के लिए जो कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो, जिनमें ज्यादा इलास्टिसिटी हो, वो बनाने के लिए इसको कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग बेटा इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले है एडिपिक एसिड, फिर है हेक्सामिथाइलिन डाइक्लोराइड। अब इसमें से मैं हाइड्रोजन को अगर अलग अलग करके लिख लूं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो इसमें से बेटा ये होगा जो एडिपिक एसिड है इसमें से OH, और जो हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन है इसमें से H, ये आपस में मिलेंगे,
मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बना देंगे। रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल हुआ। इसी रिमूवल की बुनियाद के ऊपर इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का बेटा नाम देते हैं। तो फिर इसको अगर हम लोग लेके चलेंगे तो इसमें ये होगा OH सी डबल बॉन्ड O CH2 4 यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH CH2 और यहाँ पे सॉरी 6 आना है 6NH। ठीक है। अब फिर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर से हाइड्रोजन निकला तो नाइट्रिक चार्ज, कार्बोनाइल के अंदर से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में बॉन्ड कर लेंगे। जब बॉन्ड कर लेंगे तो इनके ऊपर मौजूद ये जो चार्ज है वो बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और ये वाला जो बॉन्ड बना है ना बेटा, इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अमाइनो एसिड्स के दरमियान में होता है, और उसी अमाइनो एसिड के दरमियान में क्या होता है, कार्बोनाइल के एक साइड के ऊपर नाइट्रोजन, एक साइड के ऊपर जो होता है वो कार्बन मौजूद होता है। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड का नाम है। तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, पॉलीपेप्टाइड हमारे पास आके नाइलॉन 6 बनाते हैं। वो जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी आप लोगों को सिल्क की, बेटा प्रोटीन है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसमें पॉलीपेप्टाइड्स मौजूद होते हैं और वो एक नेचुरल फाइबर है। ठीक है। ये जो हमारा नायलॉन 6 है ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड की ही वजह से बनता है, लेकिन इसमें अमाइनो एसिड मौजूद नहीं। इसी बुनियाद के ऊपर इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड तो बोल सकते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं बोल सकते। ठीक है। अभी इसके बाद बेटा क्या है कि अगर इसका हम लोग रिपीटिंग यूनिट देखेंगे, नाइट्रोजन के साथ से उतरना है H ने, कार्बोनाइल के साथ से उतरना है OH। तो ये उतरेंगे, उतर कर ये OH के साथ मिलकर वाटर, OH के साथ मिलकर वाटर, और इसके बहुत ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, मिलकर लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेटा अभी ये चीज है, आगे पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो वाई नेम एज नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 का नाम क्यों दिया जाता है। चीज तो थोड़ी सी ऊपर क्लियर हो गई है लेकिन इसको दोबारा से देख लेते हैं। इसमें प्रोडक्ट कौन से यूज हो रहे हैं, एक है बेटा एडिपिक एसिड, दूसरा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। अब इनका हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखें एडिपिक एसिड का C डबल बॉन्ड O OH CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH एडिपिक एसिड। फिर जो है वो हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन NH2 CH2 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 1 2 4 5 CH2 और बेटा आ गया NH2। नाइलॉन 6 का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन वाला एडिपिक एसिड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला ही हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सामिथाइलिन मतलब क्या है, हेक्सा का मतलब 6 है, मिथाइलिन क्या है, कार्बन वाले हैं, मिथाइल होता है जब CH3 हो, मिथाइलिन होता है जब CH2 हो। तो वो है डाई अमाइन का मतलब क्या है, 2 अमोनिया इसके साइड के ऊपर मौजूद है। सही है बेटा। तो इसी वजह से हेक्सामिथाइलिन और एडिपिक एसिड जो होंगे 6 कार्बन वाले कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इनको नाइलॉन 6 का नाम देते हैं, क्योंकि
6 कार्बन वाला कंपाउंड इस साइड पर मौजूद है, 6 ही कार्बन वाला कंपाउंड इस साइड पर मौजूद है, दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड है, दैट्स वाई नाइलोन 6 का इसको हम लोग बेटा नाम देते हैं। ठीक हो गया। अभी क्या है कि अगर हम लोग देखें ये COOH ये किस चीज की पहचान है, अगर आप लोगों को देखा हो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेक्चर्स को आप लोगों ने, तो उसमें हमारे पास COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव डोनेट करता है, ये यहाँ से H पॉजिटिव देता है ना, ये यहाँ से H पॉजिटिव देता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर किस चीज की अवेलेबिलिटी होती है, तो इसको यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है लोन पेयर्स के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन निकलेगा, वो आएगा ये जो अमाइन ग्रुप है इसके साथ आके जुड़ जाएगा। जब इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। जब ये NH3 पॉजिटिव बन गया तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो उस एसिड बेस के रिएक्शन में साल्ट बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। सबसे पहले तो इस तरीके से NH3 वाला पॉजिटिव वाला सब्सटेंस बनेगा, फिर यहाँ से दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर साथ में पानी का मॉलिक्यूल बना देते हैं, और ये आपस में मिलकर साल्ट बन, यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, ये एसिड वाली प्रॉपर्टी रख रहा है, ये बेस वाली प्रॉपर्टी रख रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे एसिड वाली प्रॉपर्टी क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव पहले निकलता है, बाद में अगर देखोगे तो OH पूरा का पूरा निकलता है। OH किसकी प्रॉपर्टी है, बेस की, H किसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की। तो आप लोग उसको दोनों टर्म्स में ही याद रख सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड रियल में तो यूं होता है, पहले यहाँ से H निकलता है, एसिड है ना इसलिए, तो वो जाके लोन पेयर के साथ मिलता है, जो H देता है वो एसिड, जो H लेता है वो बेस। 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है कि ये एसिड है, ये बेस है। अब ये कंजुगेट जो बेस और कंजुगेट एसिड्स है ना, ये आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर जाके उसकी कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन की बुनियाद के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट नाइलोन 6 का प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे। फिर इसके यूजेस में क्या है, इस्तेमालात में ये है कि ये एक टेक्सटाइल फाइबर है। टेक्सटाइल फाइबर में इसको हम लोग क्लॉथिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कपड़े वगैरह बनाने के लिए, शूज बनाने के लिए, जैकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर और भी बहुत ज्यादा सारी इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना नाइलॉन 6 का, इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है और पेपर के अंदर बयान करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इपॉक्सी रीजंस। अब एपॉक्सी रीजंस ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ही बनते हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए से ही इनमें भी पूरे का पूरा रिएक्शन होगा। उसमें क्या होगा कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ से, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इधर से, ये निकलेंगे, निकल कर आगे जाते हैं, तो जाने के बाद HCl बन जाता है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन आपस में मिल के चेन बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर ऐसा ऐसा लॉन्ग चेन बन जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर इसको जगह थोड़ी कम है, यहाँ से आगे कैमरा नहीं जाना, इस वजह से मैं इसको यूं बनाता हूँ, बल्कि यूं भी नहीं बनेगा, सीधा ही बना लेते हैं, दो लाइंस में बना लेते हैं। चलो इसको लेट्स सपोज पहले ये वाला मॉलिक्यूल लिखते हैं, H2C सिंगल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन आ गया, CH2। अगर एक ऑक्सीजन दो एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको एपॉक्साइड का नाम देते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा। फिर साथ में से क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन निकल गया तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि क्लोरीन निकला है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ से ऑक्सीजन के साथ से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया तो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव का चार्ज। बेंजीन, कार्बन, CH3,
C3 ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ना एंड वाला, ये वाला OH के साथ वाला ऑक्सीजन है, इसके साथ से भी हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव का चार्ज आएगा। फिर इस तरीके का एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे हम लोग, टू सी सी एच CH2 ऑक्सीजन क्यों। अब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली CP3 है, ये वाली, ये इस नेगेटिव के साथ मिल जाएगी, इनका पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, ये पॉजिटिव चार्ज वाली CP3 यहाँ पर इसके साथ मिल जाएगी, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज खत्म। तो लो जो होता है ना, एक डाईफिनाइलोल प्रोपेन दो एपीक्लोरोहाइड्रोजन के साथ मिल गए, इस वजह से यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिलेंगे, मिलकर लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। अगर इनमें ये होगा कि इस तरीके से मौजूद हो, डाईफिनाइलोल प्रोपेन हो एक, उसके साइडों के ऊपर दो एपीक्लोरो हाइड्रोजन मौजूद हो, तो वो बेटा हमारे पास एक लिक्विड सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ और अपनी जो इलास्टिसिटी होती है उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है जाना जाता है। फिर जैसे जैसे उसमें हम लोग नंबर ऑफ मोनोमर्स इंक्रीज करते जाते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी मजीद बढ़ जाती है और वो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ईथर बॉन्ड बनता है। ईथर बॉन्ड में कैसे है, ये जो बॉन्ड है, अगर हम लोग देखें, एक कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये जो बॉन्ड होता है वो ईथर्स के दरमियान में मौजूद होता है। तो ये जो एपॉक्सी रीजन्स होते हैं, ये बेसिक बुनियादी तौर पर बेटा पोली ईथर्स होते हैं। उन पोली ईथर्स में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कार्बन के साथ जुड़ते हैं, एक ईथर यहाँ पे बना, एक ईथर यहाँ पे बना, ठीक है। तो पोली ईथर्स बनेंगे, फिर ये मजीद हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिल जाएगा, इसे लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो ये जो है ना वो पोली ईथर जो है ना वो बनते हैं, जो कि एपॉक्सी रीजन्स बनाते हैं। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है बेटा, ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस। ईथर जो है ना बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, उन्हीं लेस रिएक्टिव सब्सटेंसेस होने की बुनियाद के ऊपर ये जो हमारे पास एपॉक्सी रीजन्स होते हैं वो भी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली ड्यूरेबल होते हैं, वो इनके हम लोग यूज में करते हैं। इसको एज ए कोटिंग मटेरियल, कोट, सर्दियों में हम लोग कोट या जैकेट वगैरह पहनते हैं, वो किस लिए पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो सके सर्दी से। हम लोग दीवारों के ऊपर वॉल कोट लगाते हैं ताकि दीवारें नमी वगैरह से महफूज रह सके। तो बेटा इसी तरीके से कोटिंग मटेरियल मतलब ये चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर लकड़ी है, उस लकड़ी को खराब होने से बचाना है, हमारा ये जो फ्लोर फर्श होता है उस फर्श को खराब होने से बचाना है, हमारी जो छतें होती हैं उनमें अक्सर दरारें आ जाती हैं, तो उन दरारों को फिल करते हैं ताकि वो ये है कि पानी छतों के अंदर से टपके नहीं, और उसके अलावा वो इंसुलेशन भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो मटेरियल हम लोगों ने हार्ड बनाना हो उसके ऊपर एक कोट कर देते हैं जो कि प्रोटेक्शन करवा देते हैं आसान। फिर पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मतलब जो चीजों को हम लोगों ने पैक करके लेके आना होता है, जो कि ज्यादा महंगे वाली एक्सपेंसिव होती हैं, उनको पैक करने के मटेरियल्स के अंदर, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एक्सीडेंट वगैरह के दौरान में ये उसको महफूज रखेगा और उसकी ब्रेकेज से भी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मटेरियल। इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रियों वगैरह के अंदर हम लोग इसको जो इंडस्ट्रियल मटेरियल है वहां पर इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, जो हमारे बाकी रेडिएशन वाले स्टेशन होते हैं वहां पे इनको इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीजन ये होती है बेटा कि ये अपनी स्ट्रेंथ लीस्ट रिएक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर जाने जाते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव होने की बुनियाद के ऊपर इंडस्ट्रीज के अंदर ये उसके एनवायरनमेंट को नॉन रिएक्टिव बनाते हुए हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैम्स के अंदर, ब्रिजेस के अंदर इसको पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रीजन बेटा ये होती है कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ये कोटिंग का काम करता है,
तो फिर कोटिंग के दौरान में लोहे की ये जो चीजें होंगी, जो आयरन की चीजें होंगी, उनको ज्यादा लगने से महफूज रखेगा। इसके अलावा जो सीमेंट वगैरह होगा उसकी भी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी, टेम्परेचर का इफेक्ट और बाकी ह्यूमिडिटी का इफेक्ट वगैरह उसके ऊपर नहीं होगा, जिससे प्रोटेक्शन करवाएगा। और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। लकड़ी वगैरह है तो उसकी लकड़ी वगैरह की भी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एडहेसिव बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा, ये तो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लेता हूँ। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है बेटा, अगर हम लोगों को याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे पॉलीएस्टर्स के बारे में भी। पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं कि अगर उनमें एस्टर्स के बॉन्ड बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो पॉलीएस्टर्स कहलाते हैं। पॉलीअमाइड बोला था हम लोगों ने, ये भी उनके अंदर बॉन्ड्स बनने की बुनियाद के ऊपर ही। अब एपॉक्सी रीजन को हम लोग पॉलीईथर्स का नाम क्यों नहीं देते? और बनते तो ये पॉलीईथर्स की वजह से ही है, लेकिन इनको हम लोग पॉलीईथर्स का नाम नहीं देते। रीजन इसकी ये होती है, एपॉक्सी इनमें मौजूद एपॉक्साइड होता है। इसी एपॉक्साइड की मौजूदगी की बुनियाद के ऊपर इसको एपॉक्सी, और रीजन इनकी एडहेसिव नेचर की बुनियाद के ऊपर एपॉक्सी रीजन का नाम देते हैं। तो अगर बेटा वो कभी पेपर में पूछ ले व्हाट आर एपॉक्सी रीजन या व्हाई दे आर नॉट नेम्ड एज पॉलीईथर्स, क्यों उनको पॉलीईथर्स का नाम क्यों नहीं देते, तो रीजन ये बयान करें बेटा, इनमें एपॉक्साइड होता है और एपॉक्साइड की मौजूदगी की बुनियाद के ऊपर और स्पेशल इनकी एडहेसिव नेचर की बुनियाद पर एपॉक्सी रीजन का नाम। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।